अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ियार हिस्ट्रीज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने फ्यूडलिज्म के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि फ्यूडलिज्म की एटमोलॉजी, उसका रियल मीनिंग और उसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। एंड वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दैट व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट टाइम इन द हिस्ट्री। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कि फ्यूडलिज्म किस तरह से राइज हुआ था, किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये इमर्ज हुआ और लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। एंड देन फिर हम इसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे कि फ्यूडलिज्म को जब लोगों ने अडॉप्ट कर लिया तो उसके क्या प्रिंसिपल्स थे। लास्ट पे हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, यानी कि सोसाइटी पे इसके क्या असरात थे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम फ्यूडलिज्म के राइज के बारे में बात करें तो ये कोई ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ था कि कोई अचानक से राजा आया और उसने ये कह दिया कि आज से हम फ्यूडल स्टेट सिस्टम को फॉलो करेंगे, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज हुआ। और फिर जब लोगों में शऊर आया, यानी कि हमने पिछली वीडियो में फ्यूडल हायरार्की के बारे में डिस्कस किया था, तो उसी हायरार्की और सोशल स्ट्रक्चर को देखते हुए लोगों ने फ्यूडलिज्म को अडॉप्ट किया था। तो इसका जो राइज था वो सबसे पहले जो था आपको देखने को मिलता है इजिप्ट में। इजिप्ट का एक किंगडम था, द ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट, जिसमें आप लोगों को फ्यूडलिज्म को देखने को मिलता है। और फिर एंशिएंट ग्रीक में द एज ऑफ होमर, इसके दौरान भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी। और फिर अगर हम रोमन सोसाइटी की बात करें तो रोमन सोसाइटी में भी आपको एक ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है जो उन लोगों का था जो कि उस टाइम पर अमीर लोग हुआ करते थे और वो लोग अपनी आर्मी रखते थे और फिर वो जो गरीब लोग थे उनके अंडर काम करते थे। फिर जब हम फ्यूडलिज्म के अगर वो पीक पे बात करें कि जब फ्यूडलिज्म पीक पे था तो वो मिडिल एज का दौर था, यानी कि 5th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक फ्यूडलिज्म जो था वो पीक पे था। और एक सिस्टम हुआ करता था कॉमिटेटस, जो कि रोमन एम्पायर में सिस्टम हुआ करता था। ये वो सिस्टम हुआ करता था जिसमें जो यंग फाइटर्स हैं, यानी कि जो पावरफुल होते थे लोग, वो एक पावरफुल लीडर से एंगेज करते थे और जो भी वो ड्यूटी वो कहता था और वो उसके लिए परफॉर्म करते थे। यानी अगर वो कहता था कि आप लोग मेरे लिए आर्मी के तौर पर काम करें तो वो उसके लिए आर्मी को ज्वाइन कर लेते थे। तो इस सिस्टम को कॉमिटेटस कहा जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थी कि फ्यूडलिज्म से पहले, यानी कि जब प्रॉपरली फ्यूडलिज्म स्टार्ट हुआ था उससे पहले हिस्ट्री में कुछ ऐसे सिस्टम्स थे जो कि फ्यूडलिज्म से कुछ हद तक रिलेट करते थे। अब अगर हम फ्यूडलिज्म के प्रॉपर राइज की बात करें कि जब वो स्टार्ट हुआ था और किस टाइम पे वो स्टार्ट हुआ था, तो इसके लिए हम मैप्स को यूज करते हैं। तो ये आपके सामने एक मैप ओपन है जो कि है रोमन एम्पायर का। ये मिडिल एज का टाइम पीरियड है जब रोमन एम्पायर जो था अपने बहुत ज्यादा एक्सटेंड पे था और बहुत पावरफुल हुआ करता था। उसकी जो सुप्रीम पावर थी वो एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास हुआ करती थी जो कि एक रोमन एम्परर हुआ करता था। ये तब इतना पावरफुल हुआ करता था ये रोमन एम्पायर कि किसी की इतनी मजाल ही नहीं थी कि वो इस पर हमला कर सके और उसको नुकसान पहुंचा सके। लेकिन फिर हर एक चीज का बुरा वक्त आता है। तो जब रोमन एम्पायर का बुरा वक्त स्टार्ट हुआ तो ये पहले तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। एक जो था रोमन एम्पायर बन गया जो कि ओरिजिनल रोमन एम्पायर, और दूसरा ईस्टर्न रोमन एम्पायर बन गया जिसको हम अभी बेजेंटीन एम्पायर कहते हैं। फिर आगे चलकर एक दौर आया जिसमें जो जर्मन ट्राइब्स थे और बारबेरियन ट्राइब्स, इन्होंने जो ये था ईस्टर्न रोमन एम्पायर, इस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इस पर हमले करने शुरू कर दिए। तो जो टाइम पीरियड था 100 से लेके 500 CE तक, ये रोमन एम्पायर का वो टाइम पीरियड था, यानी कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर का, जिसमें कई सारे इन्वेजन्स हुए और फिर जो ये रोमन एम्पायर था कम्प्लीटली तौर पर खत्म हो गया। जब ये खत्म हुआ तो यहाँ पे अटैक्स तो कंटिन्यूली हो रहे थे, जैसा कि व्हाइट हंस, वेंडलास, कैर्थेज और दूसरे बारबेरियन ट्राइब्स ये इन पर हमले कर रहे थे। और जब ये आकर हमले करते तो ये लोग इतनी मारपीट मचाते थे कि जो यूरोप के लोग थे वो इतने डर गए थे कि उन लोगों को ये खतरा हो गया था कि अब हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। तो वो लोग चाहते थे कि हमें प्रोटेक्शन मिले और हमारे पास अपना घर और खाने पीने के लिए चीजें हों। तो यहाँ से एक प्रोटेक्शन का और सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव राइज होता है कि लोगों को सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन क्यों चाहिए थी। तो इन सब इन्वेजन्स और हमलों की वजह से जो किंग था वो बहुत वीक हो चुका था कि उसके पास ये पावर ही नहीं थी कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। इसी वजह से बहुत सारे किंगडम्स वजूद में आए, जैसे कि फ्रैंकिश किंगडम, अवार किंगडम और भी कई सारे किंगडम बन गए। तो जो ये किंगडम्स थे इन्हीं में एक जो किंगडम है ये फ्रैंकिश किंगडम, इसी किंगडम से फ्यूडलिज्म की शुरुआत होती है। इस फ्रैंकिश किंगडम का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था चार्ल्स मार्टेल। इस किंगडम पर एक कैरोलिंजियन फैमिली थी जो कि इस फ्रैंकिश किंगडम पर हुकूमत करती थी। तो जब ये चार्ल्स मार्टेल राजा बनता है तो इसने 727 CE में सबसे पहले फ्यूडलिज्म के सिस्टम को अडॉप्ट किया था। ये तो आप लोगों को पता होगा कि अगर
अगर आप लोगों ने वो लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें फ्यूडलिज्म के बारे में बताया गया था कि किस तरह से एक किंग होता है और वो आगे फ्यूडल हायरार्की यानी उसके नीचे वो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं और फिर नोबेल्स होते हैं और वेसाल्स और फिर वो नाइट्स और पीजेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो सारे रूल करते हैं। सो इसी सिस्टम की बेस पे जो फ्यूडल सर्विस है ना उसकी सेरेमनी स्टार्ट होती है, यानी कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं वो किंग के सामने जाते हैं और उससे प्रॉमिस करते थे और इसके आगे होमेज लेते थे। होमेज एक ऐसी चीज है यानी कि किंग के सामने जाकर प्रॉमिस करना और उसको ये कहना कि हम तुम्हारे लिए लॉयल रहेंगे और तुम्हारे लिए काम करेंगे। और फिर जैसे जैसे ये फ्रेंकिश किंगडम बढ़ता चला गया, फ्यूडलिज्म भी फैलता चला गया, फिर ये इटली, स्पेन और सब कंट्रीज और जो जर्मनी वगैरह के सब कंट्रीज के जो राजा थे उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया और फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो फ्यूडलिज्म था वो मिडिल एज में यानी कि मेडिवल पीरियड में यूरोप में फैलता चला गया। तो जो मेन रीजन थी फ्यूडलिज्म के राइज की वो थी रोमन एम्पायर का टूटना और उसका आगे किंगडम में डिवाइड होना। तो उन्हीं किंगडम से ये फ्यूडल स्टेट सिस्टम राइज हुआ। अब अगर हम इसके प्रिंसिपल्स के बारे में बात करें तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स थे फ्यूडल स्टेट सिस्टम के। सबसे पहला प्रिंसिपल ये था कि जो उस टाइम पर कमजोर लोग थे यानी कि पीजेंट्स और सर्व्स थे यानी या फिर वो लोग जिनको प्रोटेक्शन चाहिए थी, प्रोटेक्शन का पर्सपेक्टिव आप लोगों को पीछे मैंने सारा बता दिया कि किस तरह से उन लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए थी। तो जो वो कमजोर लोग थे वो चाहते थे कि हमारे पास कोई पावरफुल किंग हो और पावरफुल अथॉरिटी हो जो हमें ये सब प्रोवाइड करे। तो इसके लिए ये लोग जाते थे जो उस टाइम पर बड़े बड़े लोग होते थे जैसा कि ड्यूक्स और कोर्ट्स और मार्ग्रेव्स वगैरह होते थे, इनके पास जाते थे और उनसे मिलते थे और इनके अंडर काम करते थे। और जो दूसरा सिस्टम था वो ये था कि फ्यूडल स्टेट सिस्टम के यानी कि जो फ्यूडल हायरार्की जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक किंग होता है और उसके अंडर फिर नोबल्स और नाइट्स और फिर वो सारे होते हैं। उसके बाद अगर थर्ड नंबर पे हम बात करें और इसमें फ्री और अनफ्री लोग भी होते थे यानी कि वो लोग होते थे जो कि सर्व्स वगैरह हो जाते हैं। और फिर इसके बाद आ जाएगा इसमें एक मेनोरियल सिस्टम। मेनोरियल सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि एक लैंड ओनर होता है जिसमें और इसके अंडर जो है ना किसान यानी कि पीजेंट्स वगैरह वो काम करते हैं। मेनोरियल सिस्टम को कुछ लोग जो फ्यूडलिज्म से भी रिलेट करते हैं लेकिन हम इसको फ्यूडलिज्म नहीं कह सकते क्योंकि फ्यूडलिज्म जो है उसमें एक किंग ही होता है जो कि सारे किंगडम पर हुकूमत करता है। लेकिन जो मेनोरियल सिस्टम होता है वो इस तरह से होता है कि लाइक जिस तरह से अभी हमारे प्रेजेंट इरा में कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं या फिर प्रॉपर्टी लॉर्ड्स होते हैं जिनके पास अपनी जमीन होती है और फिर वो उसके अंदर किसान वगैरह काम करते हैं। तो ये मेनोरियल सिस्टम है, जबकि हम फ्यूडल स्टेट सिस्टम है वो एक ब्रॉड टर्म है जैसे वो किंग वगैरह वाली। सो ये इसके कुछ ही थोड़े से प्रिंसिपल्स हैं जो कि सारे उसी सोशल हायरार्की और सोशल स्ट्रक्चर पे बेस करते हैं कि जो बड़े अमीर लोग होंगे वही हुकूमत करेंगे और जो गरीब लोग हैं वो इनके अंडर काम करेंगे। सो अब अगर हम लास्ट पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इसके इफेक्ट्स के बारे में बात करें कि जब फ्यूडलिज्म को लोगों ने अडॉप्ट कर लिया तो इसके सोसाइटी पे अच्छे असरात थे या फिर बुरे असरात थे। तो सबसे पहले जो इसका इफेक्ट था वो था सोशल हायरार्की के सोसाइटी में एक क्लास डोमिनेंस का स्ट्रक्चर बन गया था। लाइक जो अमीर लोग थे वो हुकूमत करते थे और जो गरीब लोग थे वो उनके अंडर काम करते। तो इस तरह से एक सोशल हायरार्की का सिस्टम बन गया था। और फिर लैंड ओनरशिप और कंट्रोल का सिस्टम बन जाता है। लैंड ओनरशिप और कंट्रोल बेसिकली इस तरह से होता था क्योंकि राजा जो था उस टाइम पर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता था, वो अपने अंडर कुछ लोगों को हायर कर लेता था जैसे कि नोबल्स वगैरह और उनको जमीनें दे देता था जिसकी वजह से उन सब नोबल्स के पास अपनी अपनी जमीन आ जाती और वो खुद को फ्यूडल लॉर्ड समझने लग जाते थे। इस वजह से लैंड ओनरशिप और कंट्रोल का सिस्टम आ गया। फिर इसके बाद मेनोरियलिज्म, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेनोरियल सिस्टम क्या होता है। सो इस तरह से मेनोरियलिज्म की वजह से वहाँ पे एक सोसाइटी डोमिनेंस का स्ट्रक्चर आ गया कि लोग जो होते थे उनके पास जो फिर जिनके पास ज़मीनें होती थी वो खुद को लॉर्ड समझते थे और वो अपने अंडर गरीबों से काम करवाते थे, जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं था क्योंकि वहाँ पे क्लास डोमिनेंस आ गई थी कि अमीर जो था वो खुद को ही सब कुछ समझता था और गरीबों से फोर्सफुली काम करवाता था और फिर उनको पनिश भी करते थे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट फ्यूडलिज्म का इस तरह से था क्योंकि उस टाइम पर जो सोसाइटी थी वो ज्यादातर अग्रेरियन यानी कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी और जो नोबिलिटी और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज हुआ करती थी जिसकी वजह से जो किंग चाहता था किसी भी तरह ना ये सिस्टम चलता रहे यानी कि मेरी हुकूमत चलती रहे चाहे लोगों को उससे फायदा हो या ना हो। यानी कि उस टाइम पर ज्यादा कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई थी क्योंकि वो एग्रीकल्चर सिस्टम था तो वो लोग बस किसानों खेतों में काम करते रहते थे और अपना जिंदगी को लेकर चलते थे, तो कोई ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई थी। फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी हुआ क्योंकि जो किंग था वो वीक था तो फ्यूडल लॉर्ड्स के पास पावर चली गई और इस तरह से पावर जो थी वो काफी फ्रेगमेंटेशंस में डिवाइड होगी। इसकी वजह से आपको वहां पे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिस्टम नजर नहीं आता और फिर इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती थी कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे और वो किंग की बात भी नहीं सुनते थे। तो इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगी, कोई एक सिंगल अथॉरिटी नहीं होती थी जिसके पास कंप्लीट पावर होती थी। सो इस तरह से फिर लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, हर एक के पास पावर थी और हर एक अपने आप को किंग और लॉर्ड समझता था।
तो ये कुछ इसके इम्पैक्ट्स थे, कुछ बुरे असरात थे जो कि सोसाइटी पे पड़े। इन्हीं इम्पैक्ट्स की वजह से आगे जो फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हुआ, तो इसको हम जो फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन है इसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक स्पेशल से टर्म है जिसको हमें डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो की समझ आ गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।